हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जब इनकोडर डिकोडर मॉडल बताया था तब मैंने आपको बताया था कि मशीन ट्रांसलेशन के जो मेनली यूज्ड मेथड्स हैं वो है इनकोडर डिकोडर मॉडल और अटेंशन मॉडल। तो इनकोडर डिकोडर मॉडल में जब मैंने आपको मशीन ट्रांसलेशन बताया था तो उसमें कैसे ट्रांसलेशन हो रहा था, जैसे सपोज़ इनपुट वर्ड्स हिंदी में है, मैं आम खाता हूँ, इसको मशीन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं आम खाता हूँ का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, आई ईट मैंगो। तो इनकोडर मॉडल क्या करता है कि इनकोडर मॉडल में जैसे LSTM यूज़ करके हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है इनकोडर मॉडल को और डिकोडर मॉडल को। तो इनकोडर मॉडल क्या करता है कि इनपुट वर्ड लेगा मैं और दो आउटपुट्स जनरेट होंगे इस हिडन स्टेट से H1 और C1, जो कि इनपुट जाएगा सेकेंड LSTM यूनिट के पास और सेकेंड वर्ड इनपुट में लिया जाएगा आम और इससे H2 और C2 जनरेट होगा और H2 और C2 जो है खाता हूँ के साथ यूज़ करके LSTM यूनिट क्या जनरेट करेगी, H3 और C3 और H3 और C3 की इंफॉर्मेशन यूज़ करके ये वाली LSTM यूनिट हूँ को यूज़ करके H4 और C4 जनरेट करेगी। तो ये जो फाइनल हिडन स्टेट का आउटपुट आया H4, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, इस कंप्लीट सेंटेंस की समरी जिसे बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। ठीक है, H4 C4 कंटेन्स गुड समरी ऑफ मैं आम खाता हूँ, दैट मीन्स इनपुट सीक्वेंस। तो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जो होता है, जो समरी इनकोडर जनरेट करता है पूरे कंप्लीट इनपुट सेंटेंस की, वो एक फिक्स्ड साइज का होता है। फिर ये इनपुट डिकोडर के पास जाता है, ये समरी जो है इनपुट सीक्वेंस की ये डिकोडर के पास जाती है और डिकोडर क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है आई। उसके बाद ये वाला एज ए इनपुट सेकेंड LSTM यूनिट को पास जाता है और सेकेंड आउटपुट प्रिडिक्ट होता है ईट और फिर ये इनपुट थर्ड के पास जाता है और नेक्स्ट वर्ड जनरेट होता है मैंगो। तो इस टाइप से इनकोडर डिकोडर हमने देखा था कि ट्रांसलेशन मशीन ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है। बट अगर हम यहाँ पर देखें जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है वो तो फिक्स साइज़ का ही है, तो अगर ये जो इनपुट सीक्वेंस है ये बहुत बड़ी होगी तो उस केस में क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो पाएगी। तो उस केस में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है LSTM को भी फॉरगेट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी बैड समरी बनाएगा वो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में, जो इनपुट सीक्वेंस है उसकी बैड समरी जो है वो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में डिज़ाइन होगी। तो उसकी वजह से हो सकता है कि लॉन्ग सीक्वेंसेस के लिए, लॉन्ग सेंटेंसेस के लिए जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में समरी बनेगी इनपुट सीक्वेंस की वो रॉन्ग बनेगी या सफिशिएंट नहीं बनेगी, जिसकी वजह से जो आउटपुट प्रेडिक्ट होगा वो भी सही नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हमें यहाँ पर इनकोडर डिकोडर मॉडल के साथ अटेंशन मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर लॉन्ग सेंटेंसेस और इनपुट कॉन्टेक्स्ट वेक्टर मे नॉट हैव ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अटेंशन मैकेनिज्म इज यूज्ड विथ इनकोडर डिकोडर, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब अटेंशन का मतलब आप क्या समझते हो? Attention means directly your focus is at something and taking greater notice। ठीक है, आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो या किसी चीज़ को देख रहे हो, वो होता है अटेंशन, या कह सकते हो कंसंट्रेटिंग ऑन वन और फ्यू थिंग्स वाइल इग्नोरिंग अदर्स। ठीक है, एक या दो चीज़ पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो। तो यही चीज़ हम अटेंशन मैकेनिज्म में यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर टर्म अटेंशन यूज़ किया है। जैसे अगर सपोज आपको मैंगो और एप्पल्स परचेज़ करने जाना है मार्केट में, तो जब आप परचेज़ करने जाओगे तो शॉप पे आप क्या देखोगे, वहाँ तो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि आपको मैंगो और एप्पल्स ही परचेज़ करने हैं तो आप मैंगो और एप्पल्स पे ही कंसंट्रेट करोगे कि वो किस टाइप के हैं और किस रेट के हैं। आप बाकी फ्रूट्स को नहीं देखोगे अगर आपको ये दोनों ही फ्रूट्स खरीदने हैं। तो आप अटेंशन किस पे दे रहे हो, इन दोनों फ्रूट्स पे ही। पहले आप मैंगो परचेज़ कर रहे हो तो आप मैंगो को ही देखोगे, उस पर अटेंशन दोगे, और जब मैंगो परचेज़ कर लोगे तो आप अटेंशन दोगे एप्पल्स को। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, जब हमारा सेंटेंस इनपुट सेंटेंस हिंदी में होगा मैं आम खाता हूँ, तो उस केस में हमें पता है कि इसका जो ट्रांसलेशन है वो आना चाहिए आई ईट मैंगो। इसका मतलब है कि जब मैं इनपुट वर्ड हो
जब हम इनकोडर को मैं इनपुट में दे रहे हूँ तो उस केस में अटेंशन हमें मैं को ही देना है, आम खाता हूँ को अटेंशन नहीं देना है। तो यहाँ पर ये जो है 4 वर्ड्स हैं इनपुट सीक्वेंस के, तो फर्स्ट वाला जो वर्ड है इसको ज़्यादा अटेंशन देना है एज़ कम्पेयर टू अदर 3 वर्ड्स। तो उनकी वैल्यू क्या रखी जाएगी, 0। तो अगर हम डिकोडर को ये इनपुट दें 1000, तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि डिकोडर किस वर्ड को ज़्यादा अटेंशन दे, मैं को दे, ना कि आम खाता हूँ को। सिमिलरली जब वो सेकंड आउटपुट जनरेट करे ईट, उसको इनपुट के कौन से वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा, खाता हूँ पे, और बाकी को इग्नोर करना पड़ेगा। तो उसके इसमें हमें इन दोनों की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0, और इन दोनों की, क्योंकि ये 2 वर्ड्स हैं तो हमें 0.5 रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये टोटल सम जो आना चाहिए इन वैल्यूज़ का ये 1 आना चाहिए। तो 0.5 मिला के 1 बनता है। तो खाता हूँ का कन्वर्जन क्या होना, ट्रांसलेशन क्या होगा, ईट। और जब हमें लास्ट वर्ड मैंगो ट्रांसलेट करवाना होगा डिकोडर से, तो उस केस में हमें अटेंशन किसको प्रोवाइड करना होगा, आम को। तो ये जो सेकंड है वर्ड उसकी वैल्यू 1 कर देंगे, तो जिससे जो है डिकोडर फोकस कर पाएगा आम पे, और उसकी वजह से वो सही ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर पाएगा इसका मैंगो। तो अननेसेसरी डिटेल्स जो रिक्वायर्ड नहीं है ट्रांसलेशन के लिए पर्टिकुलर वर्ड के लिए, उसको हम डिकोडर को नहीं प्रोवाइड करेंगे। इनकोडर डिकोडर मॉडल में क्या हो रहा था, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में इस पूरी इनपुट सेंटेंस की समरी थी और उससे जो है डिकोडर आउटपुट जनरेट कर रहा था। लेकिन जब आई ट्रांसलेट हो रहा हो तो हमें डिकोडर को सिर्फ मैं पे कंसंट्रेट करवाना होगा, फोकस करवाना होगा एज़ कम्पेयर टू आम और खाता हूँ। और जब ईट जनरेट हो तो हमें खाता हूँ इन दोनों वर्ड्स पे कंसंट्रेट करवाना पड़ेगा LSTM यूनिट को, जिससे ईट जनरेट हो सके। और मैंगो के लिए हमें आम पर ज़्यादा फोकस प्रोवाइड करना होगा एज़ कम्पेयर टू मैं खाता हूँ। तो इन सब की वैल्यू 0 रहेगी और इसकी वैल्यू 1 रहेगी। तो इस टाइप से जो है अटेंशन मैकेनिज्म या अटेंशन मॉडल यूज होता है इनकोडर डिकोडर ट्रांसलेशन सिस्टम पर। The attention mechanism is an improvement over the encoder decoder based on neural based machine translation system in natural language processing। attention mechanism क्या है, एक improvement है encoder decoder based जो machine translation के लिए system होते हैं उनकी। In encoder decoder recurrent neural network or LSTM, encoder process the entire input sequence and encode into a context vector विच इज़ द लास्ट हिडन स्टेट ऑफ द LSTM और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो इंकोडर क्या करता है, इंटायर इनपुट सीक्वेंस सेंटेंस को, जैसे मैं आम खाता हूँ, कंप्लीट सेंटेंस को वो प्रोसेस करेगा और इसको इंकोड करके एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जनरेट करता है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, लास्ट हिडन स्टेट ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, लास्ट हिडन स्टेट से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट context vector contains good summary of input sequence, that is information of the whole sentence। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी कंप्लीट सेंटेंस की, वो उसकी गुड समरी होगी, यानी कि उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की गुड समरी उसने बनाई होगी, जिससे सही आउटपुट जनरेट हो सके। All the intermediate states of the encoder are ignored and the final state is supposed to be the initial hidden state of the decoder। और सारी intermediate states जो होती है encoder को, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। encoder डिकोडर मॉडल में जो बाकी intermediate hidden states हैं उनको इग्नोर करके जो फाइनल स्टेट है उसको सपोज किया जाता है कि ये इनिशियल हिडन स्टेट होगी डिकोडर के लिए, यानी कि जो लास्ट हिडन स्टेट ने आउटपुट जनरेट किया है वो एज ए इनपुट जाएगा फर्स्ट हिडन स्टेट ऑफ द डिकोडर। बाकी के इंटरमीडिएट स्टेट्स का आउटपुट जो है डिकोडर को नहीं प्रोवाइड किया जाता है। डिकोडर यूनिट्स प्रोड्यूस द वर्ड्स इन ए सेंटेंस वन आफ्टर द अनदर। और डिकोडर क्या करता है, उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को यहाँ लास्ट हिडन इनकोडर के लास्ट हिडन स्टेट का जो आउटपुट होता है उसको लेकर वर्ड्स ट्रांसलेटेड वर्ड्स प्रोड्यूस करता है 1 by 1। तो ड्रॉबैक क्या है इनकोडर डिकोडर मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम का, इफ़ द डिकोडर मेक्स ए बैड समरी द ट्रांसलेशन विल आल्सो बी बैड। अगर कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में जो समरी आई है इनपुट सीक्वेंस की, इनपुट सेंटेंस की, वो बैड है तो
ट्रांसलेशन भी क्या होगा, बैड होगा। यूजुअली इंकोडर क्रिएट्स ए बैड समरी व्हेन इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड लॉन्ग सेंटेंसेस। तो यूजुअली क्या होता है, जब लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, बहुत बड़े सेंटेंसेस होते हैं, तो जो इंकोडर होता है वो बैड समरी ही क्रिएट करता है इनपुट सीक्वेंस की, जिसकी वजह से जो ट्रांसलेटेड आउटपुट हमें मिलता है वो सही नहीं मिलता है। Recurrent neural networks cannot remember long sentences and sequences due to vanishing or exploding gradient problem. It can remember the parts which it has just seen. Recurrent neural network में मैंने आपको बताया ही था कि वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से अगर लॉन्ग सेंटेंस है तो वो पूरे लॉन्ग सेंटेंस को नहीं रिमेंबर कर पाता है, जिसकी वजह से कुछ पार्ट्स जो हैं बिगनिंग ऑफ द लेयर्स के वो मिसिंग हो जाते हैं, और जो करेंटली जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं को ही रिमेंबर रखता है, वो जो बिगनिंग ऑफ द लेयर्स पे वर्ड्स होते हैं वो उनको इग्नोर कर चुका होता है। ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का ड्रॉबैक है। तो फिर उस केस में हमने क्या देखा था, LSTM में भी क्या होता था, हमने मेमोरी यूज़ की, बट मेमोरी भी क्या होगी, लिमिटेड होगी। सारे की सारे जो हैं वर्ड्स रिमेंबर किए जा सकें वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट फैक्टर भी जो होगा वो क्या होगा, फिक्स साइज़ का होगा। तो सारे वर्ड्स की कंप्लीट समरी को कॉन्टेक्स्ट फैक्टर में स्टोर करवा पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स को जो है फॉरगेट करना पड़ेगा LSTM को भी। तो दोनों ही केस में क्या होगा, अगर आप चाहे LSTM यूज़ करो चाहे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज़ करो, तो जो कॉन्टेक्स्ट फैक्टर में समरी आएगी वो कहीं ना कुछ उसमें मिसिंग ही होगा। So the performance of the encoder-decoder network degrades rapidly as the length of the input sentence increases. LSTM is supposed to do better than recurrent neural network, but it become forgetful in specific cases. तो हम सपोज करते हैं कि LSTM जो है वो better than है recurrent neural network, लेकिन कहीं पर कुछ स्पेशल केसेस में LSTM भी जो है वो वर्ड्स को फॉरगेट करता है अगर लॉन्ग सेंटेंस होगा तो, की वजह से encoder decoder नेटवर्क की परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है जैसे जैसे इनपुट सेंटेंस की लेंथ जो है वो इंक्रीज करती जाती है। बट इन बोथ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एंड LSTM देयर इज़ नो मैकेनिज्म टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सम ऑफ द इनपुट वर्ड्स कंपेयर टू अदर्स वाइल ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। तो हमने देखा ना तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ना ही LSTM में ऐसा कोई मैकेनिज्म था जिसके थ्रू इम्पोर्टेंस दी जाए कुछ इनपुट वर्ड्स को कंपेयर टू अदर्स जब हम डिकोडर जो है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जब आई कन्वर्ट हो रहा हो तो हमें इम्पोर्टेंस किसको देनी चाहिए, मे को, एज कम्पेयर टू आम खाता हूँ। सो व्हेन मॉडल जनरेट्स ए सेंटेंस दैट मीन्स मशीन ट्रांसलेटेड, इट सर्चेस फॉर ए सेट ऑफ पोजिशंस इन दी encoder hidden states where the most relevant information is available. This idea is called attention. तो जब हम मशीन ट्रांसलेशन के लिए कोई मॉडल जनरेट कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उन हिडन स्टेट्स के आउटपुट पे फोकस प्रोवाइड करना चाहिए जिनसे जो है आउटपुट इंफॉर्मेशन जनरेट होने वाली है। तो इस आइडिया को बोला जाता है अटेंशन। तो अटेंशन इज प्रपोज्ड एज ए सॉल्यूशन टू द लिमिटेशन ऑफ इनकोडर डिकोडर मॉडल encoding the input sequence to one fixed length vector from which to decode each output time step. This issue is believed to be more of a problem when decoding long sequences. तो attention क्या है, एक proposed solution है limitation of encoder decoder model को remove करने के लिए। उसमें क्या किया जा रहा है encoder decoder model में कि जो input sequence है उसको इनकोड करके एक फिक्स्ड लेंथ वेक्टर यानी कि कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में स्टोर किया जाता है, और डिकोडर जो है हर टाइम स्टैम्प पे इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को यूज़ कर आउटपुट जनरेट करता है। ये जो इशू है इनकोडर डिकोडर मॉडल में विदाउट अटेंशन, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम लॉन्ग सीक्वेंसेस को डिकोड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस लिमिटेशन को रिमूव किया जाता है अटेंशन मैकेनिज्म को यूज़ करके।